Hello everyone, this is Arman and I'm back with a new topic. वैसे आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू टॉपिक. आप लोगों को आई होप कि मज़ा आए पढ़ने में. ओके, वैसे अभी तक आप लोगों ने आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसा तो ज़रूर सोचा होगा कि अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिटर्न क्या आएगा, हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, अगर हुआ भी तो कितना. सो वो जो मेजरमेंट है ना कि हाँ कितना मुनाफा होगा, कब तक होगा, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अभी तक ग्रेजुएशन तक आने तक ऑलमोस्ट सारे लोगों के माइंड में ये एक ना एक दफ़ा आ चुकी है. नाउ आज का हमारा टॉपिक यही है, कैपिटल बजटिंग, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन के नाम से या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से जानते हैं. फाइन, तो इस टॉपिक में एक्चुअली होता क्या है. देखिए, अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है, हम लोग सब अवेयर हैं कि नोवेल कोरोना वायरस से, कोविड-19 की बीमारी की वजह से लॉकडाउन है. हम लोग सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं. बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो बंद हैं. जो एसेंशियल्स हैं बस वो भी चल रही हैं, तो एक लिमिटेड वे में. तो इससे हमारी इकॉनमी जो है ना, हमारी क्या पूरी दुनिया की इकॉनमी बहुत नीचे चली जाएगी और धीमे गति से चल रही है. तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो क्या होगा, तब तक ना ऑलमोस्ट सभी को, सारी कंपनियों को पैसे की ज़रूरत होगी, बिकॉज दे वांट टू गेट इनटू एक्सपेंशन मोड. क्योंकि श्रिंकिंग साइज ऑफ द कंपनी विल आल्सो श्रिंक द प्रॉफिट मार्जिन्स एंड प्रॉफिट. तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो कम हो जाती है. वहीं पर इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि भाई हमें इस साल इतना इनकम चाहिए. तो वो एक कंपनी ना अपनी टारगेट बना कर रखते हैं. हालांकि इस साल वो सारे टारगेट्स जो बनाए गए थे नीड्स टू बी रिवाइज्ड, थोड़े नीचे लेकर आएंगे वो लोग. अब कितना लेकर आते हैं ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिज़नेस पर और साइज़ ऑफ बिज़नेस पर. वेल, तो जब एक्सपेंशन के लिए जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं एक्सपेंशन के मार्केट से पैसा ले लें तो एक्सपेंशन हो जाएगा. नहीं, मार्केट से ऑलरेडी बहुत पैसा ले रखे हैं, बहुत सारी कंपनियां पैसा ले रखी हैं. वो उन पैसों को लगाना कहाँ है, और किसी जगह इन्वेस्ट करते भी हैं तो पे बैक पीरियड कितना होगा, मतलब कब तक पैसा वापस आना है, कितना वापस आना है, प्रॉफिट होगा या नहीं, इन सारी चीज़ों को पहले इवैल्यूएट किया जाता है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और एनी काइंड ऑफ री इन्वेस्टमेंट के दौरान भी, मतलब री इन्वेस्टमेंट इन द सेंस बड़ी बड़ी मशीनरीज खरीदी जाती हैं. जैसे अभी पेट्रोलियम का केस जो है, क्रूड ऑयल का, आई होप आप लोग अवेयर हैं कि क्रूड ऑयल जो प्राइसेस थे इट वेंट वेरी लो ड्यू टू लेस मार्केट डिमांड और स्टोरेज कैपेसिटी कम होने की वजह से, जिसकी वजह से उन्हें अपना जो प्रोडक्शन है वो कट डाउन करना पड़ेगा. प्रोडक्शन अगर कट डाउन करते हैं या मशीनरीज बंद करते हैं तो ये जो क्रूड ऑयल होता है ये स्लज होता है, मशीनरीज को इम्पैक्ट करेंगे, ये सब कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा. और हो सकता है हमें नई मशीनरीज लानी पड़े, हो सकता है कि कुछ पूरी नहीं तो पार्ट ऑफ देम. तो इन सब चीज़ों में फिर से पैसा लगना है, ठीक है. या फिर कंपनी जो है, जो पैसा पड़ा हुआ है, जो रिजर्व्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, इन्हें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम होता है. तो यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ऑलरेडी आप एक मशीन चला रहे थे, वो मशीन, एक किसी भी मशीन की एक लाइफ होती है 5 साल, 6 साल, 10 साल, उसके बाद तो ख़राब होनी ही है. वो जब हम चेंज करेंगे तो चेंज करेंगे क्या, सेम मशीनरी लेकर आएँ,
उससे कम कैपेसिटी की मशीन लेकर आएँ, उससे ज़्यादा की लेकर आएँ, या एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएँ। हर एक मशीन्स की अपनी कॉस्ट होगी, सबकी अपनी प्रोडक्टिविटी होगी। तो कौन सी मशीन कितना रिटर्न देती है, कितने टाइम में हम उसकी कॉस्ट जो है रिकवर कर पाएंगे, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों को कंसिडर करके, इवैल्यूएट करके, जब हम डिफरेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उनमें से बेस्ट ऑप्शन हम चूज़ करके निकालते हैं। क्यों इवैल्यूएट करने की और एनालाइज करने की क्या ज़रूरत है? ये इसलिए क्योंकि ये एक मेजर इन्वेस्टमेंट है, एक बड़ी अमाउंट जाती है। एक छोटी मोटी अमाउंट है नहीं जो एक बार खर्च कर दी है और अगर आपको बाद में समझ में नहीं आया कि ओके फाइन ये फिजिबिलिटी नहीं है या इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो इसको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। फाइन, ऐसा हो सकता है अगर छोटी इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट में डू यू थिंक सो, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो ये इरिवर्सिबल होती है। इसी के लिए हमें बहुत सोच समझ करके एक इन्वेस्टमेंट टीम, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग टीम को अपॉइंट किया जाता है। उनको दिया जाता है कि आप ये हमें बताएंगे कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारा पे बैक पीरियड क्या होगा, हमें कितना और कब वापस मिलेगा, क्या हमारा प्रॉफिटेबिलिटी होगा, ये सारा कुछ। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम होगा कैपिटल बजटिंग। ना अब थोड़ा थ्योरेटिकल और फॉर्मलाइज वे में पढ़ते हैं इसको कि हम ऐसा करते क्यों, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव, व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट। द पर्पस इज बिकॉज दिस इज अ सब्सटैंशियल एक्सपेंडिचर, एक बड़ी एक्सपेंडिचर है, ये बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट आपके पॉकेट से जाता है, कंपनी के फंड से जाता है। तो पैसे का सही यूज़ होना चाहिए। एक गलत यूज़ तो कंपनी की बहुत बड़ी लॉस हो जाएगी। आप शेयर होल्डर्स को क्या जवाब दोगे? तो इसी वजह से हम लोगों का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कैपिटल बजटिंग कर लें। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन है, ये हम लोग पहले डिसाइड कर लें कि हमें ऐसे जगह में पैसा लगाने हैं या नहीं। सेकंड, दिस इज़ फॉर लॉन्ग टाइम। ये एक छोटे वक्त की बात नहीं कि हाँ आज पैसे लगाते हैं और 6 महीने में, साल भर में पैसा वापस आ जाएगा। नहीं, ये आप एक किसी और अलग बिजनेस में पैसा लगा रहे हो ना, तो आपका पैसा जो होता है वो लंबे वक्त के लिए कहीं फंस जाता है, मतलब स्टक। तो एक लंबे वक्त के लिए पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। ये इरिवर्सिबल होता है कि एक बार लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि फिर आपका पैसा ठीक है अभी इन्वेस्ट कर दिया, माइंड चेंज हो गया, नहीं ठीक है। जैसे होते हैं ना बच्चे लोग खेलते रहते हैं, अच्छा खेलेंगे, एक को बैटिंग नहीं मिला क्रिकेट में, बोलते हैं नहीं हमको नहीं खेलना। बिजनेस इज नॉट लाइक दैट। एंड व्हेन मैनेजमेंट टीम इज़ देयर, तो उन लोगों पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आज पैसा लगाते हैं और बोले कि नहीं हमको बिजनेस नहीं करना, पैसा वापस कर दीजिए। दिस इज नॉट अ जोक। ओके, नाउ द फोर्थ वन, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीजन, क्योंकि आपको तो पहले अपॉर्चुनिटीज़ खोज करके निकालने होते हैं, फिर हमें उनमें से ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं वो लगा करके इवैल्यूएट करते हैं हम लोग, कौन उसमें से सबसे बेस्ट है, हम उसमें जाएंगे। बेस्ट इन द सेंस हमारा एम पूरा होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ओके, नाउ द प्रोसेस। ये प्रोसेस भी सेम इसी ऑर्डर में फॉलो करता है। हम पहले प्लान करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ठीक है हमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। अच्छा लगाना है तो कहाँ लगाना है पैसा, फाइन। हमारे जो प्रोडक्ट लाइन है, क्या प्रोडक्ट लाइन को ही एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करें। तो वर्टिक प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट वर्टिकल में भी हो सकता है, बिजनेस नए बिजनेस सेगमेंट में भी हम लोग इंटर कर सकते हैं, या फिर न्यू मार्केट में इंटर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड रिस्क। फिर हम इवैल्यूएट करते हैं ये सारे प्रोबेबिलिटीज़ को, सारे ऑप्शंस जितने भी हैं कि हाँ जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे एक्सपेंशंस के या प्रॉफिट आने के, पैसे के सोर्सेज के, जहाँ हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जितने भी हैं उन सबको हम इवैल्यूएट करते हैं। फिर उनमें से जो बेस्ट होता है उसे सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन क्या, ये इवैल्यूएशन और सिलेक्शन जितना ईजी होता नहीं, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोग फिर सेलेक्ट करते हैं। वो पैरामीटर्स, वो टेक्निक्स हम लोग आगे सीखेंगे ना। फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करके उतना पैसा लगाना होता है। फिर टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं होता कि सारा पैसा एक साथ लग जाता है,
थोड़ा पैसा लगता है, फिर कुछ दिन बाद फिर थोड़ा लगता है, फिर थोड़ा ऐसा भी हो सकता है ब्रेकअप में। फिर उसमें से कैश फ्लो कितना आता है हमें ये देखना होता है, उन्हें कंट्रोल करना होता है। ऐसा ना हो जो कि हम लोगों ने कुछ एस्टिमेट कुछ और किया था, बजट कुछ और किया था, और जब पैसे खर्च होने लगते हैं तो ज़्यादा खर्च हो जाए, तो क्या हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा, तो हमारा सारा जो प्लानिंग था, वो फोरकास्ट था, वो धरा का धरा रह जाने वाला है। इसी के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम वी नीड टू कंट्रोल ऑल आवर प्रोग्राम्स। फिर हमें रिव्यू करना होता है, मैच करना होता है कि अच्छा ठीक है, जो हम लोगों ने सोचा था क्या हम लोग उसी हिसाब से चल रहे हैं या नहीं, आर वी डूइंग बेस्ट या फिर कैसा चल रहा है। नेक्स्ट, अब जो पैसे लगाते हैं ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस और ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी जो मशीन्स हैं, जो मशीनरीज हैं, आप उन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं, या फिर कहिए कि एक नई न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन है वो लगाना चाहते हैं, आप अपने इक्विपमेंट्स को पूरे चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो आप लोग सबको जानते होंगे कि एयरटेल दे आर वर्किंग ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर अपग्रेडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो 5G लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी जो ये 5G पर जो इतना खर्च कर रहे हैं वो लोग, इसके लिए क्या उन्होंने कैपिटल बजटिंग नहीं किया होगा? ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो कैपिटल बजटिंग डेफिनेटली उन्होंने किया ही होगा। उन्होंने भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर किए होंगे, तब उन्होंने सेलेक्ट किया अच्छा ठीक है वी वुड गो फॉर फाइबर, और फिर वो फाइबर लाइन सेटअप कर रहे हैं कंपटीशन करने के लिए। सबको पता है उनका मेजर कॉम्पिटिटर जो है जियो। नेक्स्ट, ये एक्सपेंशन के लिए भी हो सकता है ये डिसीजन कि अच्छा ठीक है फाइन वी आर डूइंग वेल, हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हम एक प्रोडक्ट में हैं, वो प्रोडक्ट ठीक है चल रहा है, लेकिन हम एस्टिमेट ले रहे हैं कि ठीक है आने वाले वक्त में ये प्रोडक्ट जो है अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो क्या है कि हमें डाइवर्सिफाई करना होगा। जैसे आज के दौर में कार की कंपनियां जितनी हैं वो सब ने एस्टिमेट कर लिया कि ठीक है एनवायरमेंटल चेंजेस इतनी सारी हैं, पेट्रोलियम के प्राइस भाग रहे हैं ऊपर, तो दे नीड टू डाइवर्सिफाई। हम लोगों ने देखा है कि अभी पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की प्राइस जो है कोलैप्स कर गई। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खत्म होगा, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएंगे, यानी प्राइसेस विल अगेन गो अप, तो उस वक्त क्या करेंगे हम लोग। तो ऐसे ही इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो कार की कंपनियां हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को, वो अब इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बाइक्स, कार्स, आप लोग सबको जानते होंगे, ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमें हर कुछ दिनों के बाद ऐसा न्यूज़ सुनने मिल जाता है। अच्छा, ये तो ऐसे ऑप्शंस तब आते हैं जब आपकी फर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, आपकी कंपनी चालू है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे फर्म के एग्जिस्टेंस से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशंस, सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ठीक है आप पैसे लगाने हैं, आप इन चीज़ों में पैसे लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं तो हमें बाकियों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो क्या हुआ, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसी को कहते हैं एक्सक्लूसिविटी आ जाता है कि सब एक दूसरे से अलग है। अगर हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई दूसरा भी सिलेक्ट हो सकता है, वो एक्सक्लूसिव होगा जो होगा। अच्छा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट डिसीजन में भी ये काम आता है। ऐसा कोई प्रपोजल सिर्फ एक ही मिला है, अब उसको ही आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये इसमें भी काम आता है। कंटिंजेंट डिसीजंस, फ्यूचर को लेकर के, अच्छा ठीक है अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, हमें बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आगे हमारा प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो फ्यूचर में होने वाले किसी एक प्रोबेबिलिटी को लेकर के हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, ये फोरकास्ट, ये बजटिंग हम कर लेते हैं कि ठीक है इन केस अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या वहाँ पर रुक जाएंगे, वहाँ पर ड्रॉप करेंगे आइडिया। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग में ये मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं, इन सारे केसेस में हमारा कैपिटल बजटिंग यूज किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स में हम जाने से पहले
बेसिकली हमें जो चीज़ जानना ज़रूरी है वो होता है कैश फ्लो। कैश इनफ्लो क्या होता है, कैश आउटफ्लो क्या होता है, कैश आउटलेज जो जनरली, तो हमें ये समझना ज़रूरी है। तो हम लोग जानने जा रहे हैं, हम लोग सीखेंगे थोड़ा देर में कैश फ्लोज। नाउ अब जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं इसके अंदर दो पार्ट हैं, बेसिकली दो। कुछ हैं नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स और कुछ हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। हम लोग डिस्काउंटिंग टेक्निक्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग नॉन डिस्काउंटिंग करते हैं। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स को ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी कहते हैं हम लोग। इसके अंदर दो हैं, एक है पे बैक पीरियड और दूसरा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हम लोग सेकंड देखेंगे, फर्स्ट पार्ट हम लोग पे बैक से शुरू करते हैं। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि हमारा पैसा कितने दिनों में वापस आ जाएगा। मार्क माय वर्ड, हमारा पैसा, हमारा इन्वेस्टमेंट कितने दिनों में वापस आता है, इसको हम लोग कहेंगे पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड निकालने का तरीका होगा हम लोगों ने कितना पैसा लगाया है, हमारा कितना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, मार्क द वर्ड आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद कितना कैश हर साल कितना बचना चाहिए, कितना बचेगा, ये एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, ये हमें चाहिए होता है। तो सर अभी तक हम लोगों ने एफएम में पहले भी जितने भी टॉपिक्स देखे हैं उन सब में हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ये आफ्टर टैक्स कैश फ्लो बोलें या फिर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बोलें, ये अब क्या चीज़ है। अच्छा, क्या होता है कि जो हमें जनरली अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक होगा EBIT, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर जो बचता है उसे कहते हैं अर्निंग्स बिफोर टैक्स। उससे हम फिर टैक्स डिडक्ट करेंगे, जो बचेगा उसे कहते हैं हम लोग अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ना दिस इज योर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, दैट इज योर प्रॉफिट। पर यहाँ पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बोला गया, हमें बोला गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। मतलब जो ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्स तक आने के लिए हम लोग जितना भी खर्च माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट रिड्यूस करेंगे तो कम प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा तो टैक्स भी कम देना होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जितना हम लोगों ने रिड्यूस किया है, ज़रूरी नहीं है कि सारा जो एक्सपेंस है वो कैश में पेमेंट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन अगर ले लें तो डिप्रिसिएशन एक ऐसा खर्च है जो कि कॉस्ट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट, जो कि ऑलरेडी हम लोग इनकर कर चुके हैं एक बार। पर उसे क्या होता है ना, एक साथ तो हम दिखा नहीं सकते अपने इनकम स्टेटमेंट में, तो पार्ट ऑफ इट इज स्प्रेडेड ना, टोटल कॉस्ट इज स्प्रेडेड ओवर ईयर्स, तो छोटा छोटा एक हिस्सा हर साल दिखाते हैं। तो वो डिप्रिसिएशन जो होता है वो ऑलरेडी एक बार हम खर्च कर चुके हैं, उससे मेरा कैश गया नहीं है। तो हम जब कैश फ्लो निकालते हैं ना, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में अगर हम जो डिप्रिसिएशन है वापस ऐड बैक कर दें, तो आपको जो मिलेगा उस वैल्यू को कहते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, तो क्वेश्चन में हमको कैसा कैसा दिया जा सकता है, क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है आपको कि आपको दिया जाए प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन, ठीक है, और कुछ अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है टैक्स, तो और डिप्रिसिएशन का भी अलग से बता दिया गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन। तो आप क्या करेंगे, पहले आप टैक्स माइनस करेंगे, फिर वापस डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर दीजिएगा आप, तो आप कहाँ गए वापस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में। अच्छा सर, अगर हमने प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है तो नो इश्यूज, डिप्रिसिएशन के अमाउंट को वापस जोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जो आंसर है ना यहाँ ये वैल्यू दिया गया है, डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे और हम यहाँ पे अराइव कर जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन में अलग अलग घुमा फिरा कर यही इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपको यहाँ आना है। ओके, अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह हम पे बैक पीरियड से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आंसर ज़्यादा निकालते हैं कि हम मेरा पे बैक पीरियड क्या होगा।
चलिए एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हम ना उसमें पैसे लगाते हैं तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह लीजिए 1 लाख रुपए होगा, 1 लाख रुपए हमें लगाना होगा, ठीक है। और हमें दे दिया गया कि अर्निंग्स बिफोर टैक्स ईबीटी हर साल ऑन एन एवरेज सर 80,000 रुपीज जनरेट किए। 80,000 दैट वुड बी टू मच, काम करते हैं इसको 40 ले लेते हैं, 40,000 होंगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें ये भी बता दिया गया कि टैक्स जनरली एट द रेट 30%, ओके, और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इज से 10,000. Now you need to find out the payback period in this case. तो ये ऐसा केस है ना कि अगर ईबीटी आपने दे दिया है 40,000, तो अगर आपको दिया गया है तो हम यही मान कर चलेंगे कि हर साल ये सेम अमाउंट आने वाली है, ठीक है, 40,000 एवरी ईयर्स। तो अगर सर 40,000 एवरी ईयर आने वाली है तो आपका ये प्रॉफिट होने वाला है, मतलब कि कैश नहीं है, तो आपको चाहिए ना इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि 1 लाख रुपए, लेकिन आपका एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो नहीं है, तो आप सबसे पहले वही निकालेंगे। आप लिखेंगे ईबीटी, ईबीटी इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स, और सर डेप्रिसिएशन ये माइनस किया हुआ होगा क्योंकि ये बिफोर टैक्स बताया जा रहा है। अगर ये बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होता तो हम डेप्रिसिएशन पहले से माइनस करते हैं। लेस टैक्स, सर टैक्स इज 30%, 30% ऑफ 40,000 12,000 रुपीज होगा। वी आर लेफ्ट विथ 28,000। दिस इज योर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसके साथ हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन वापस अगर हम ऐड बैक कर देते हैं जो कि 10,000 है, तो आपको जो मिला 38,000। दिस इज योर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ओके। अब हम निकाल सकते हैं हमारा पे बैक पीरियड। तो इस केस में हमारा पे बैक पीरियड होगा इज इक्वल्स टू ₹1,00,000 डिवाइडेड बाय ₹38,000। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो होगा 2 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, 2.5। 38 से इसको डिवाइड कर दें तो 24,000, 24 समथिंग अराउंड 25 को डिवाइड कर ही लेते हैं समथिंग। ये जो भी आंसर है ना, ये 2.67 के आसपास आने वाला है, 2.6 और 2.7 के आसपास अप्रॉक्स। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट, वो आप लोग देख लेंगे कितना आने वाला है। ये बताता ना कि 2.6 या 7 इयर्स में आपका पैसा वापस आ जाएगा। 2.6 अगर इयर्स कहते हैं तो इट्स नॉट 2 years 6 months, 2 years and 60%, 0.6, 60% ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 60% कितना होता है सर, 12 महीने का 60%, 7 months फ्यू डेज। तो इसको मैं ऐसा बोल सकते हैं, अगर 2.6 आपका आंसर आता है तो आप इसको बोल सकते हैं 2 years 7 months अप्रॉक्स, कुछ आंसर ऐसा होगा। जब 2.6 कहते हैं तो ये दिस इज नॉट 2 years 6 months, 2.6 years, 2 years 2 complete years and 0.6 और से 60% ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फाइन, तो एक ये हो जाता है। ये तब होगा ना जब आपका पैसा का जो इनफ्लो है ना वो अगर एक हुआ, सेम रहा। अच्छा सर, अगर डिफरेंट रहा तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं कि सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 1 लाख रुपए किया और सर क्वेश्चन में ना हमें कैश फ्लोज दे दिया गया है कि ईयर 1 में हमें मिलेगा 15,000, ईयर 2 में ले लेते हैं 25,000, फिर 35,000, फिर 55,000 एंड देन से 40,000। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। पहला बात तो सर ये है कि हमें प्रॉफिट नहीं, हमें कैश इनफ्लोज दिए गए हैं। हमको क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो देने का मतलब हुआ कि हमें क्या ये टैक्स या डेप्रिसिएशन को वापस रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है? नहीं, हमें कैश इनफ्लोज चाहिए। कैश इनफ्लोज दिया हुआ है सर, कुछ नहीं बताया गया, तो हम ये अज्यूम करेंगे दिस इज आफ्टर टैक्स। तो आपको ना ज़्यादा जब ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया रहे तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ दिया हुआ है। अब हमें यानी कि सर हमें इन दो इन्फॉर्मेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ना इसे भूल जाएं कि आपको ऐसा कुछ दिया गया है। ओके, अब हमें निकालना है कि हमारा पैसा कितने दिनों में वापस आ रहा है, यही ना। तो अगर जब डिफरेंट अमाउंट या कहें अनइक्वल अमाउंट्स कैश फ्लो अगर हो रही है हर साल, तो ना आप इसका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लीजिएगा, क्यूमुलेटिव फिगर। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फिगर में देखेंगे पहले साल में 15,000 रुपए रिकवर हो जाता है। ओके, सेकेंड ईयर में 25,000 और मिल जाता है, यानी कि ऑल टुगेदर आपको 40,000 मिल चुका। थर्ड ईयर में आपको 35,000 फिर मिल जाता है। चलिए, तो आपका 75,000 रिकवर हो चुका। फोर्थ ईयर में आपको 55,000 मिल रहा है, यानी कि आपका टोटल 1,30,000 रिकवर हो चुका। होल्ड ऑन, आपने इन्वेस्ट कितना किया था? सर ने हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था 1 लाख। फोर्थ ईयर के एंड तक कितना रिकवर हो गया? 1,30,000 ज़्यादा हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या कहता था? हमारा जितना पैसा लगा हुआ ना वो कितने दिनों में रिकवर होता है, हमको वो चाहिए। तो हमारा पैसा जो है ना ये तो अब ज़्यादा हो गया। डैट मीन्स हमारा जो पैसा रिकवर हुआ है वो थर्ड ईयर के बाद और फोर्थ ईयर के एंड होने से पहले, यानी बीच में कहीं पर रिकवर हुआ है। ओके, तो अब कैसे निकालेंगे? सर अगर ये एग्जैक्ट 1 लाख होता तो एग्जैक्ट, अगर ये 1 लाख हो जाता, मतलब यहाँ पर अगर ये 25,000 होता तो ये एग्जैक्ट 1 लाख हो जाता। जितना पैसा आपने लगाया है वो पैसा रिकवर हो गया, तो आप कह सकते थे कि योर पे बैक पीरियड इज 4 ईयर्स। 4 ईयर के एंड में आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, तो दैट इज कंप्लीट 4 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, आपको फोर्थ ईयर के एंड में ना पैसा ज़्यादा रिकवर हो जा रहा है। आपको तो पूरा एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए ना कि आपने जो पैसा लगाया है वो कैसे निकालेंगे। यहाँ सिंपल इंटरपोलेशन करेंगे हम लोग। सिंपल इंटरपोलेशन आई होप आप लोगों को याद हो, स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, लास्ट सेमेस्टर आई थिंक, लास्ट ये हो जाएगा x पहले वाले, यानी जो हमको टाइम पीरियड चाहिए लेट दैट बी x, उससे पहले वाले ईयर डिवाइडेड बाय कमिंग ईयर माइनस प्रीवियस ईयर एंड द रिलेवेंट अमाउंट रिकवर्ड ऑफ दीज पीरियड। तो ये x हमें कितने के लिए चाहिए? 1 लाख रुपए के लिए चाहिए, माइनस 3 साल में कितना रिकवर हो जा रहा है? 75,000 डिवाइडेड बाय फोर्थ ईयर में कितना रिकवर हो जाता है? 1,30,000, थर्ड ईयर में 75,000। x minus 3 divided by this is 1 if we take this one on the other side, multiply होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो let this be x minus 3 is equals to rupees 25,000 divided by, ये subtract करेंगे, the answer will be 55,000 is 5 by 11। ये -3 है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 + 5 by 11। तो आपका आंसर हो जाएगा 38 by 11 years।
या इसे आप कह दें कि 3/5/11 या डेसिमल में जितना आंसर आ जाए। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर इक्वल अमाउंट होता है तो कैसे करते हैं, अगर अनइक्वल अमाउंट होता है तो कैसे करते हैं। सर मान लेते हैं ये 25 होता, तो सर अगर ये 25 होता तो ये एग्जैक्ट आपका 1 लाख हो जाता। हमें बीच में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम कह देते हैं हमारा आंसर 4 years है। यानी हमें बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो लगा हुआ पैसा है वो हम किस वक्त, कितने वक्त में एग्जैक्ट अमाउंट रिकवर करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं, तो वो गलती मत कीजिएगा आप लोग। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन में कैश फ्लो ही दिया हो तो फिर आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट दिया हो तो आप उसको एडजस्ट करके कैश फ्लो तक पहुंचाएंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। ओके सर, अगर ये हमेशा इक्वल अमाउंट ही होता तो, यानी सर ये भी 25 होता, ये भी 25 होता और ये भी 25 होता, तब फिर क्या करते हैं। सर अगर ये हर साल 25 वरना सेम अमाउंट, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूले पे आ जाता, यानी कि आप लिखते हैं टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल लेआउट is 1 lakh divided by my cash inflows. Annual cash inflows will be rupees 25,000 and your answer would come to 4 years. So this was all about payback period. याद रखिएगा, आई रिपीट इट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। पे बैक पीरियड में हम जो कंसिडर करते हैं वो कैश फ्लोज, नॉट प्रॉफिट, प्लीज़। तो बच्चे जो हैं जनरली मिस्टेक करते हैं इस चीज़ पर, आप इस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कैश फ्लो मैटर करता है क्योंकि हमें पे बैक पीरियड देखना है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड जो है ना वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। नाउ रेट ऑफ रिटर्न की जब बात हो रही है तो ये प्रॉफिट की बात हो रही है, यहाँ पर हम प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, लेकिन पे बैक पीरियड में हमें प्रॉफिट नहीं, हमें पे बैक पीरियड निकालना है, तो कैश इनफ्लोज कंसिडर करते हैं।